आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 को शुरू किया था। टॉपिक हमारा चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास 12 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लेते हैं, फिर शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखिए स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ ए स्पेरिकल बैलून। ठीक है, बैलून है और कैसी शेप का है, स्पेरिकल शेप का है, मतलब स्पेयर के जैसा है भाई। इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए एक तो यूनिट से भी पता लग रहा है कि जहां पर चेंजमेंट किसका हो रहा है, वॉल्यूम का चेंजमेंट हो रहा है, मतलब वॉल्यूम के चेंजमेंट की बात हो रही है। और साथ में यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यूनिट से कैसे पता लगा, सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है। तो क्यूब किसके लिए यूज करते हैं हम, वॉल्यूम के लिए यूज करते हैं। ठीक है, स्क्वायर होता तो क्या होता भाई, एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब वॉल्यूम का चेंजमेंट आपको गिवन है और किसके रेस्पेक्ट में गिवन है, पर सेकंड करके लिखा हुआ है, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में गिवन है। ठीक है, क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के अंदर चेंजमेंट निकालना है। व्हेन इट्स रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, अगर आपको रेडियस जो है वो कितनी गिवन हो, 8 सेंटीमीटर गिवन हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं रेडियस को। रेडियस को हम किससे डिनोट करेंगे, लेट रेडियस ऑफ बैलून। ठीक है, रेडियस ऑफ बैलून। तो क्या लेट कर लिया हमने, आर से डिनोट कर रहे हैं हम रेडियस को। उसके बाद हम वॉल्यूम को लेट कर लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ बैलून। तो वॉल्यूम को किससे डिनोट कर देते हैं भाई, वॉल्यूम का जो पहला अल्फाबेट होता है वी होता है, इसलिए हम इसको किससे डिनोट करेंगे, वी से। और हमें फाइंड क्या करना है, देखिए पहले तो हमें गिवन था रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ बैलून। ठीक है, बैलून का जो वॉल्यूम था उसका चेंजमेंट आपको गिवन है। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ ए स्पेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, चेंजमेंट। डिक्रीजिंग होता तो भी चेंजमेंट, ठीक है ना, बताया था मैंने आपको। तो वो कितना गिवन है आपको, 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड गिवन है। तो देखिए वॉल्यूम को वी से डिनोट किया हमने। ठीक है, यानी कि आपको v का डेरिवेटिव गिवन है, किसके रेस्पेक्ट में, पर सेकंड लिखा है। सेकंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की, यानी कि t के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है भाई, 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया चेक करना है आपको, मतलब सरफेस एरिया में कितना चेंजमेंट होगा ये फाइंड करना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया को हम डिनोट कर लेते हैं, लेट एरिया लिखें या सरफेस एरिया लिखें, एरिया ऑफ बैलून। ठीक है, एरिया ऑफ बैलून किससे लेट कर लेते हैं भाई, ए से लेट कर लेते हैं, क्योंकि एरिया में पहला अल्फाबेट क्या है, ए। ठीक है, अब देखिए आपको अच्छे से पता है भाई टी के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। टाइम के रेस्पेक्ट में अगर आपको डेरिवेटिव करना है तो आप पहले, इससे पहले काफी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं भाई। आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करते हैं तो हमारे पास आता है डी आर अपॉन डी टी। लेकिन इससे पहले के जो हमने क्वेश्चन देखे पिछली वीडियो में, उसमें डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू हमें पहले ही गिवन होती थी, इसलिए हम सीधा उठा करके डेरिवेटिव कर देते थे। ठीक है ना, लेकिन इसमें आपको डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू गिवन नहीं है, मतलब रेडियस का चेंजमेंट गिवन नहीं है। तो सबसे पहला काम आपका हो जाता है कि आपको डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब बात ये आती है कि इसकी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, लेकिन निकालेंगे किससे, तो हमेशा क्वेश्चन में जो चीज गिवन होती है ना, उसी का यूज करके हम वैल्यू निकाली जाती है। तो आपको गिवन क्या है, देखिए वॉल्यूम का चेंजमेंट गिवन है, तो इसी का यूज करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है, हमें वॉल्यूम में चेंजमेंट गिवन था, तो वॉल्यूम का चेंजमेंट यूज करके हम डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वॉल्यूम की, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बैलून है। बैलून कैसा है, स्पेयर की शेप में, और स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 10th क्लास में पढ़ा था हमने ये। तो इसका मैं डेरिवेटिव कर देता हूं, डिफरेंशिएशन कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, क्योंकि मुझे डीवी अपॉन डी की वैल्यू गिवन है ना, इसलिए मैं टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूं, ताकि इसकी वैल्यू मैं रिप्लेस कर सकूं वहां से। तो v का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका डीवी अपॉन में डी टी बाई 4/3, और पाई आपका क्या है, कांस्टेंट है। आर क्यूब का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3r² हो जाएगा। ठीक है, पिछली वीडियो में अच्छे से बताया था मैंने आपको, जैसे एक्स क्यूब का क्या होता है, 3x² होता है, सेम वैसे ही आर क्यूब का क्या हो जाएगा, 3r² हो जाएगा भाई। और आर का टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए ही हमने ये वॉल्यूम वाला रिजल्ट लगाया, क्योंकि वॉल्यूम में चेंजमेंट हमें गिवन था। अगर सरफेस एरिया में चेंजमेंट गिवन होता तो सरफेस एरिया के फॉर्मूले से निकालते, ठीक है ना, लेकिन सरफेस एरिया में तो चेंजमेंट पूछा गया हमसे, तो पहले हमें डी आर अपॉन डी टी चाहिए, फिर हम निकालेंगे एरिया में चेंजमेंट, मतलब डीए अपॉन डी टी। क्लियर है,
तो देखिए इसकी वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है भाई 20, तो यहाँ पर मैं रिप्लेस कर देता हूँ 20। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा है भाई 4 पाई और आर स्क्वायर बचा हुआ है, साथ में बचा है डी आर अपॉन डी टी। क्लियर है। अब हमें यहाँ से डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू निकालनी है, तो 4 पाई आर स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा डिवाइड होगा, तो 20 अपॉन में क्या हो जाएगा भाई 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल्स टू में क्या बचा है डी आर अपॉन डी टी। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई है भाई। ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, अब कोई दिक्कत नहीं है, हमें डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू चाहिए थी, वो आ चुकी है। अब हम निकाल सकते हैं जो हमसे पूछा है, तो क्या पूछा गया है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में चेंजमेंट आपको निकालना है, तो उसके लिए आपको सरफेस एरिया लिखना होगा। भाई सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। एरिया को मैं ए से लिख रहा हूं, तो इसका मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है भाई डी ए अपॉन डी टी फाइंड करना है। ठीक है ना, सरफेस एरिया में चेंजमेंट फाइंड करना है, मतलब डी ए अपॉन डी टी फाइंड करना है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू 4 पाई आपका क्या है कांस्टेंट आर स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2r, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई 2r, और r का क्या हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8, साथ में आपके पास पाई है और क्या बचा हुआ है r। डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू आप यहाँ पर रिप्लेस कर दें, तो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू आपके पास ये है, ये हम रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई। तो आप देख सकते हैं, देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, आर की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, पाई की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 40, और यहाँ पर आर एक सिंगल बचा हुआ है। ठीक है। आर एक बचा हुआ है, तो यहां से हमारे पास आ गया है डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 40 अपॉन आर। आर की वैल्यू आप इसमें पुट कर दें, मतलब रेडियस पुट कर दें, तो रेडियस आपको गिवन था 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं डी ए अपॉन में डी टी, और यहाँ पर ऐसे लिखेंगे आप r इक्वल्स टू 8। ठीक है। तो मतलब r की जगह हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं 8 रिप्लेस कर रहे हैं, तो भाई यहाँ पर मैंने 8 रिप्लेस कर दिया है। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो कितना बच गया है 5। अब बात आती है यूनिट की, तो एरिया जो है किसमें लिखा जाता है स्क्वायर में, तो क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइम के रेस्पेक्ट की बात हो रही है तो क्या लिखेंगे भाई पर सेकंड लिखेंगे। ठीक है। तो ये चीज आप नोट करें कि भाई डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू अगर आपको गिवन है तो हम सीधा यही वाला कंसेप्ट लगाते हैं, लेकिन डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू हमें गिवन नहीं थी और उसकी जरूरत पड़ नहीं थी आपको, देख सकते हैं यहाँ पर जरूरत पड़ी। ठीक है ना। तो वो हमने कहां से निकाला, जो हमें गिवन था, और गिवन हमें क्या था वॉल्यूम में चेंजमेंट गिवन था। तो जो आपको चीज गिवन होती है ना उसी को उसी के इक्वल रख देते हैं हम। वॉल्यूम में चेंजमेंट गिवन था तो हमने वॉल्यूम में चेंजमेंट निकाला, ये वॉल्यूम में चेंजमेंट है। ठीक है, फॉर्मूले से, और ये वैल्यू थी तो दोनों को इक्वल रखा और यहाँ से डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू निकाल दी। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 आपको सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने 10th कराया। ठीक है। 11 देख लेते हैं। तो 11 में क्या चेंजमेंट है, थोड़ा सा चेंज है, क्या चेंज है वो पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट को भाई। द एरिया ऑफ एन एक्सपेंडिंग रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मतलब एक रेक्टेंगल है जिसका जो एरिया है ना वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मतलब चेंज हो रहा है। तो किस रेट से चेंज हो रहा है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के रेट से चेंज हो रहा है। मतलब एरिया में चेंजमेंट आपको गिवन है, यूनिट से भी पता लग रहा है और लिखा भी हुआ है। मतलब ये जो वैल्यू है ये डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू है। ठीक है। साथ ही क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द ब्रेथ। मतलब जो लेंथ है वो ब्रेथ के स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। ठीक है ना, लेंथ जो है वो ब्रेथ के स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। आगे क्या बोल रहा है, एट व्हाट रेट इज द लेंथ इंक्रीज एट द इंस्टेंट व्हेन द ब्रेथ इज 4.5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, लेंथ में चेंजमेंट निकालना है। बोल रहा है लेंथ इंक्रीज, मतलब चेंजमेंट किसमें निकालना है, लेंथ में चेंजमेंट निकालना है। मतलब आपको लेंथ को अगर मैं एल से लिखता हूं तो डीएल अपॉन डी की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात हो रही है रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल में दो चीजें होती है, एक तो होती है लेंथ और दूसरी होती है ब्रेथ। तो दोनों को हम लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। और क्या लेट कर लिया हमने भाई, लेंथ को एल से ही लिख लेते हैं। ठीक है। दूसरा हम लेट कर लेते हैं ब्रेथ। तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी भाई। ठीक है। और एरिया की बात आई थी तो एरिया को भी लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है। तो एरिया को हमने किससे डिनोट कर दिया है भाई, ए से।
साथ ही आपको डीए अपॉन dt की वैल्यू गिवन थी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आपको गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का जो एरिया में चेंजमेंट हो रहा है वो जिस रेट से हो रहा है वो आपको गिवन है, तो ये भी हम लिख देते हैं। पहला काम हमारा यही हो जाता है, जो गिवन है वो लिख दीजिए और जो लेट कर रहे हैं वो भी लिख दीजिए। ठीक है, तो भाई ये आपको गिवन था 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर है। अब देखिए एक बात यहां पर बोली गई थी कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द ब्रेथ, मतलब रेक्टेंगल की जो लेंथ है ना वो ब्रेथ के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पर्सन अनुसार। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है भाई जो लेंथ है वो इक्वल है किसके, ब्रेथ के स्क्वायर के। ये चीज हमने क्वेश्चन से उठाई, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है। ठीक है ना, तो वहां पर देखिए बोला है कि लेंथ जो है रेक्टेंगल की वो इक्वल है किसके स्क्वायर के, किसके स्क्वायर के, ब्रेथ के स्क्वायर के। तो यही तो लिखा मैंने, लेंथ है बराबर है किसके, बराबर है ब्रेथ के स्क्वायर के। अब लेंथ को मैंने किससे लिखा है, एल से, और ब्रेथ को किससे लिखा है, बी से। तो यानी कि एल इक्वल्स टू आपके पास क्या हो गया है भाई, बी स्क्वायर हो गया है। ठीक है, एल इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास, बी स्क्वायर। अब देखिए चेंजमेंट किस में निकालना था, लेंथ में चेंजमेंट निकालना है। लेंथ को हमने किससे डिनोट किया है, एल से, मतलब आपको डीएल अपॉन dt की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है। गिवन क्या है आपको, एरिया। तो जो गिवन होता है ना उसी का फॉर्मूला लेके चलते हैं हम। ठीक है, एरिया गिवन है तो एरिया का फॉर्मूला लेके चलेंगे। तो एरिया जो होता है वो क्या होता है रेक्टेंगल का, भाई लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ को हमने किससे लिखा है भाई, एल से, और ब्रेथ को किससे लिखा है, बी से। ये लिख दिया है मैंने यहाँ पर। अब देखिए आपको जो वैल्यू निकालनी है वो डीएल अपॉन dt की निकालनी है, लेंथ में चेंजमेंट निकालना है, मतलब इसको मुझे एल की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर केवल एल होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं, बी की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। इसमें से अगर मैं बी की वैल्यू निकालता हूं तो ये स्क्वायर इधर आएगा और किस में चेंज हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, स्क्वायर इधर आएगा, किस में चेंज हो जाएगा, रूट में। मतलब बी की वैल्यू जो है आपके पास क्या आ गई, रूट एल आ गई है। क्लियर है। तो यहां से मैंने बी की वैल्यू क्यों निकाली, वो रीजन यहाँ पर है, किसके में चेंजमेंट निकालना था, लेंथ में चेंजमेंट निकालना था। तो लेंथ को किससे लिखा है, एल से। ये पूरा फॉर्मूला एल में चाहिए मेरे को। क्लियर है, इसीलिए मैंने यहां से बी की वैल्यू निकाल ली ताकि यहां पर मैं बी की वैल्यू रिप्लेस कर सकूं। ठीक है, तो ये आपका ए एच डीज है, एल बी एच डीज है, और बी की वैल्यू आपके पास क्या आई है भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं रूट एल आई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट एल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एल की पावर कितनी है, 1, और रूट का मतलब कितनी पावर होती है, स्क्वायर रूट का मतलब होती है पावर 1/2। बेस से में पावर ऐड हो जाएगी तो एल की पावर कितनी हो जाएगी भाई, 3/2 हो जाएगी। ठीक है, एल की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। तो ए के लिए हमारे पास जो रिजल्ट बना वो एल के फॉर्मेट में बन गया है, मतलब ए इक्वल्स टू क्या बन गया आपके पास, 3/2 एल। ठीक है, ए की वैल्यू ये आ गई आपके पास। अब इसका आप डेरिवेटिव करें, क्योंकि हमें डीए अपॉन dt गिवन है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तभी तो ये चीज बनेगी। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ए जो है आपका हो जाएगा ये डीए अपॉन में dt इक्वल्स टू, यहाँ पर है भाई एल की पावर 3/2। ठीक है, तो इसके अंदर भी फॉर्मूला वही लगेगा आपका x रेज टू पावर n, n इंटू एक्स रेज टू पावर n-1। मतलब आपको अगर x के पावर n का डेरिवेटिव करना है तो ऑलरेडी जो पावर है वो आगे चली जाती है, और पावर में से 1 क्या कर देते हैं, माइनस। तो यही फॉर्मूला हम इसके अंदर लगाएंगे, तो 3/2 आपका आगे आ जाएगा, और 3/2 में से 1 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा भाई, 1/2 बचेगा। क्लियर है। तो और इंटू में एल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एल का हो जाएगा डीएल अपॉन dt। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको। ए का डेरिवेटिव क्या हो गया, डीए अपॉन में dt, पावर का किया तो क्या हुआ, 3/2, एल की पावर 1/2। थोड़ा बहुत डेरिवेटिव की नॉलेज आपको होनी चाहिए 7th चैप्टर की। ठीक है, और एल का क्या हो जाएगा भाई, डीएल अपॉन dt। अब आप क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है रिप्लेस कर दीजिए। तो इसकी वैल्यू हमें गिवन थी, कितनी गिवन है भाई, 48 इक्वल्स टू में आपके पास हो जाएगा 3/2, और यहाँ पर क्या हो गया, एल की पावर 1/2 इंटू डीएल अपॉन dt। तो हमें तो ये डीएल अपॉन dt निकालना है, लिखा हुआ है देखिए, लेंथ में चेंजमेंट निकालना है। ठीक है ना, तो डीएल अपॉन dt निकालना है, तो इन सभी को मैं इधर भेज देता हूँ। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या होगा, 48 इंटू 3/2 इधर आएगा, क्या हो जाएगा भाई, 2/3 हो जाएगा, पलट जाएगा। और जो एल स्क्वायर है, सॉरी एल की पावर कितनी है, 1/2। ठीक है ना, तो ये भी आपकी कहाँ आएगी, अपोन में आ जाएगी। एल की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। या फिर आप इसको स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं वापिस। ठीक है, क्योंकि हाफ पावर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है।
अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा 96, और अपोन में आपके पास बचा है 3 और √1/2। देखिए अब एक छोटी सी समस्या है, यहां पर अगर आपको dl/dt की वैल्यू चाहिए तो आपको l की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान देना, l की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, रिप्लेस करनी पड़ेगी। लेकिन l की वैल्यू आपको गिवन ही नहीं है, l की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, वैल्यू आपको किसकी गिवन है, ब्रेथ की गिवन है, समझे ना, ब्रेथ इज 4.5 सेंटीमीटर। तो आपको l की वैल्यू गिवन नहीं है, b की वैल्यू गिवन है। तो एक तरीका तो ये है, आप यहां से क्या करें, इसमें b की वैल्यू रिप्लेस कर ले, यहां से आपके पास l आएगा और वहां पर रख दे। या दूसरा तरीका क्या है, ये देखिए √l जो है, √l किसके बराबर है, b के बराबर है। वही हाफ पावर का मतलब क्या है, हाफ पावर का मतलब है स्क्वायर रूट, हाफ पावर का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट। तो आप √l जो है वो किसके बराबर है, b के बराबर है, यानी कि √l की बजाय मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, b लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे b की वैल्यू गिवन है, इसलिए मैंने वापस b में बदला इसको। क्लियर है, तो यहां से क्या हो जाएगा, dl/dt, और यहां पर हम b की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो b की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा भाई, dl/dt इक्वल्स टू, न्यूमिनेटर में आपके पास था 96, अपोन में आपके पास यहाँ पर 3 है, और b की वैल्यू कितनी है आपके पास, b की वैल्यू है भाई 4.5, तो यहां पर मैंने लिख दिया है 4.5। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसका डेसिमल पॉइंट हटा लेते हैं, और डेसिमल पॉइंट हटा करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, देखिए तो 4.5 का डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 96 तो पहले ही न्यूमिनेटर में था, इसका डेसिमल पॉइंट हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा भाई, 10 लिखूंगा, और अपोन में मेरे पास क्या बचा है, अपोन में बचा है 3 × 45। ठीक है, तो 5 की टेबल से कैंसिल कर लें आप, 5 2 जा और 5 9 जा। ठीक है, अभी और कैंसिल हो सकता है 3 की टेबल से, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। इसके अलावा और कुछ कैंसिल हो सकता है, नहीं हो रहा है भाई। 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 64, और 3 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 9। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल ये हो गया है। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, dl/dt की वैल्यू आ गई है भाई फाइनल, dl/dt। ठीक है, तो ये कितना आया, सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि लेंथ है, लेंथ को किससे लिखेंगे, सेंटीमीटर से लिखेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से मोटा मोटा रिवाइज करा देता हूँ। देखिए एरिया आपको गिवन था, एरिया में चेंजमेंट आपको गिवन था, यहाँ पर लिखा था, मैंने मिटा दिया है, ये लिखा हुआ है, देखिए एरिया में चेंजमेंट गिवन था, इसलिए हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया। लेकिन हमें जो चेंजमेंट निकालना था वो लेंथ में निकालना था, इसलिए मुझे ये फॉर्मूला केवल एल में चाहिए था। इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लिखा था, अभी आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं कि जो आपका b² था वो l के इक्विवेलेंट था, या ऐसे लिखा था मैंने, l = b²। ठीक है, तो यहां से मैंने b की वैल्यू निकाल ली थी, b की वैल्यू आ गई थी मेरे पास √l, और वो यहाँ पर मैंने रिप्लेस कर दिया। रूट का मतलब 1/2 पावर है, इसलिए 1/2 लिख रखा है। ठीक है, तो ये एरिया जो है आपका l की फॉर्मूले में चेंज हो गया। फिर मैंने इसका डेरिवेटिव किया तो dl/dt आ गया, जो मुझे चाहिए था। लेकिन समस्या क्या आई, समस्या आई कि l की वैल्यू आपको गिवन नहीं थी, आपको वैल्यू गिवन थी किसकी, ब्रेथ की। तो इसको मैंने वापस किस में चेंज किया, ब्रेथ के फॉर्मेट में चेंज किया, क्योंकि l⁻² 1/2 का मतलब होता है √l, और √l जो था वो आपका किसके इक्विवेलेंट था, b के। तो मैंने b लिखा और b की वैल्यू रिप्लेस की, डेसिमल पॉइंट हटाया और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। ठीक है ना, तो जो आपको गिवन है और जो आपको कैलकुलेट करना है बस उनको ध्यान में रख के चले। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, और 13 में क्या है हमारे पास, ए मैन 160 सेंटीमीटर टाल, मतलब एक बंदा है कोई, ठीक है, आदमी है, जिसकी हाइट कितनी बताई है इसने, 160 सेंटीमीटर बताई है भाई। वॉल्स अवे फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ ए पोल 6 मीटर हाई, मतलब 6 मीटर की हाइट पर, 6 मीटर की हाइट पर कोई लाइट सोर्स रखा हुआ है। वो कुछ भी हो सकता है, टॉर्च वगैरह, ठीक है ना, कोई लाइट सोर्स है जो कि 6 मीटर की हाइट पर रखा हुआ है, एट द रेट ऑफ 1.1 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो बंदा है जिसकी हाइट कितनी बताई है, 160 सेंटीमीटर, वो लाइट सोर्स से दूर जा रहा है, वॉल्स अवे फ्रॉम ए सोर्स, ठीक है ना, तो लाइट सोर्स से दूर जा रहा है। तो लाइट सोर्स कितनी हाइट पर रखा हुआ है, 6 मीटर की हाइट पर रखा हुआ है। जो बंदा चल रहा है उसकी स्पीड आपको दी हुई है, वो किस रेट से दी हुई है, 1.1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो चल रहा है। ठीक है, हाउ फास्ट इज द लेंथ ऑफ हिज शैडो, तो उसकी जो आपको पता भाई, एक साइड से अगर लाइट पड़ती है हमारे पास, दूसरी साइड अपोजिट डायरेक्शन में हमारी शैडो बन जाती है। तो जैसे जैसे हम लाइट सोर्स से दूर जाएंगे ना, तो हमारी शैडो क्या होती है, इंक्रीज होती है।
ये चीज आप खुद प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। शाम के टाइम जब बल्ब जलाते हैं, लाइट वगैरह टॉर्च वगैरह होती है, ठीक है, तो उससे आप दूर जाके देखिए, पास में रहेंगे तो आपकी शैडो छोटी बनेगी, आपकी परछाई छोटी बनेगी, और जितना आप लाइट सोर्स से दूर जाएंगे तो आपकी शैडो इंक्रीज होती हुई चली जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही बोला है कि वो लाइट सोर्स से दूर जा रहा है 1.1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि उसकी जो शैडो इंक्रीज होगी, उसकी परछाई की जो लेंथ बढ़ेगी वो किस रेट से इंक्रीज होगी, ये आपको बताना है। व्हेन इज 1 मीटर अवे फ्रॉम द पोल, अगर जिस पोल पर लाइट रखी हुई है उस पोल से वो 1 मीटर की डिस्टेंस पर है तो, ठीक है। तो देखिए स्केच बनाते हैं, स्केच से आपको सारी बातें क्लियर होने वाली है, ठीक है। ये तो मान लीजिए कोई बेस है और इस पर ये आपका है पोल, जिसकी हाइट कितनी बताई गई है, हमें 6 मीटर बताई गई है भाई। यहाँ पर कोई लाइट सोर्स है जो इधर लाइट पड़ रही है उसकी, यहाँ पर आपका कोई बंदा है जिसकी हाइट कितनी बताई है 160 सेंटीमीटर बताई है। देखिए 160 क्या बताई है, सेंटीमीटर, और पोल की हाइट किसमें गिवन है, मीटर में। तो यूनिट सेम होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर के, ठीक है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं भाई, ठीक है। अब मुझे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 इधर आ जाएगा, यानी कि 1/100 मीटर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 1/100 मीटर। तो मुझे 160 का निकालना है तो क्या हो जाएगा, 160/100 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर के, ठीक है ना। सॉरी ये इसको मैंने 160 सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो कितना बचेगा हमारे पास, ये बचा 16/10। 16/10 मतलब 1.6 मीटर आ गया है, ठीक है। तो बंदे की हाइट 160 सेंटीमीटर में तो 160 थी, लेकिन मीटर में कितनी हो जाएगी 1.6। कुछ भी नहीं किया है मैंने, सीधा आप 100 से डिवाइड कर दे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। सीधा 100 से क्या कर दें, डिवाइड। तो इसकी हाइट हो गई हमारे पास 1.6 मीटर, ठीक है भाई। अब देखिए यहां से लाइट सोर्स पड़ रहा है, इधर से लाइट पड़ रही है तो इसकी शैडो इधर बनेगी, तो इसकी शैडो मान लो यहां तक बन रही है, ठीक है। तो ये मैंने इसको मिला दिया ताकि हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाए, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपके पास एक स्केच बन गया है। यहाँ पर ए बी तो आपका क्या है, कोई पोल है जिस पर लाइट सोर्स रखा हुआ है, और सी डी क्या है, वो बंदा है जिसकी हाइट बताई गई थी 160 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं ओ, ठीक है। तो जो ये है ये आपका पोल से दूर जा रहा है, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये इसकी जो बंदे की स्पीड है वो कितनी है, 1.1 मीटर पर सेकंड है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये किस रेट से चेंज हो रही है, बस जितनी स्पीड से ये चलेगा उतनी स्पीड से बढ़ेगी। तो इसकी स्पीड बताइए 1.1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिलहाल मैं इसको एक्स लेट कर रहा हूं और इसको क्या लेट कर लेता हूं, वाई, क्लियर है। तो इसके अंदर चेंजमेंट मुझे गिवन है क्योंकि बंदे की स्पीड है 1.1 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये आपकी 1.1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चेंज हो रही है, क्लियर है भाई। जितनी स्पीड से ये चलेगा उतनी स्पीड से ये चेंज होगा। तो बंदे की स्पीड दी हुई है 1.1 मीटर पर सेकंड, तो ये डिस्टेंस 1.1 मीटर पर सेकंड की रेट से चेंज हो रही है, मतलब बढ़ रही है भाई। जितनी दूर ये जाएगा ये बढ़ती हुई चली जाएगी, पोल और बंदे के बीच का गैप, ठीक है ना, बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, हमें निकालना है कि शैडो जो है वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है। तो देखिए लाइट इधर से पड़ रही है, शैडो यहां पर बनेगी, परछाई यहां पर बनेगी, जिसकी लेंथ को मैंने क्या लेट कर लिया है, वाई। मतलब मुझे y के अंदर चेंजमेंट निकालना है, यानी कि मुझे dy/dt निकालना है, ठीक है। dy/dt मुझे निकालना है, क्लियर है। तो सबसे पहले तो जो हमें गिवन है वो हम लिख देते हैं। स्केच आपको समझ में आ गया होगा। एक तो आपको गिवन है हाइट ऑफ पोल, ठीक है, हाइट ऑफ द पोल वो कितनी गिवन थी भाई, 6 मीटर। साथ ही आपको बंदे की हाइट भी गिवन है, तो हाइट ऑफ ए मैन कितनी गिवन है भाई, ये आपको गिवन है 160 सेंटीमीटर, लेकिन उसको हमने मीटर में कन्वर्ट करके कितना बना दिया था, 1.6 मीटर, ठीक है। अब देखिए क्या समस्या क्या है भाई, अब तक बात हो रही थी स्पेयर की, सर्कल की, ठीक है ना, तो उनके तो सीधे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हमारे पास जो स्केच बना है वो तो ना तो सर्कल में है, ना स्पेयर में है, ना कोन में है, ना सिलेंडर में है। अगर इनमें होता तो हम सीधा उठा करके फॉर्मूला ही लगाते। ये तो क्या बन गई है, एक ट्रायंगुलर शेप बन रही है, ठीक है। तो जब भी ट्रायंगल में स्केच बने, वैसे एक ही क्वेश्चन है इस टाइप का यहाँ पर, ट्रायंगल में जब भी स्केच बने तो उस केस में हम यूज करते हैं सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल का कंसेप्ट। सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल में क्या होता था, कोई भी दो ट्रायंगल अगर आपकी सिमिलर है ना तो उनकी कोरोस्पोंडिंग साइडों का रेशियो इक्वल होता है। भाई सिमिलर का मतलब दिखने में एक जैसी, ठीक है ना। सिमिलर का मतलब क्या होता है, दिखने में एक जैसी। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं आपको। ये एक ट्रायंगल है मेरे पास और एक ट्रायंगल ये है भाई, इन दोनों को मैं सिमिलर बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही
राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, ठीक है, साइज चाहे छोटा बड़ा है लेकिन दिखने में एक जैसी है। तो ऐसी जो फिगर होती है जो सिमिलर हो तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो, कोरस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो मतलब इसका बेस, इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर, इसका हाइपोटेन्यूज, इसका हाइपोटेन्यूज, तो इनका जो रेशियो होता है ना वो इक्वल होता है। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं, एक तो मैं बात कर रहा हूं ए ओ बी की, ठीक है, कैसी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ध्यान से देखिए आप, कैसी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि कोई भी चीज अगर ग्राउंड पर खड़ी है ना तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ग्राउंड के साथ। अगर 90 से ज्यादा है, 90 से कम बनाएगी तो गिरी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, एक तो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ट्रायंगल ए ओ बी की, ठीक है, ए ओ बी, और दूसरी जो बात कर रहे हैं वो दूसरी ट्रायंगल है आपकी सी ओ डी। ये दोनों ही ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो दोनों ट्रायंगल कैसी है भाई, सिमिलर है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू, सिमिलरिटी का साइन ये होता है, सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कैसी है भाई, सिमिलर है, और सिमिलर है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो इक्वल होगा। मतलब आप चाहें तो बड़ी वाली जो ट्रायंगल है उसकी साइडें ऊपर रख सकते हैं, मतलब किसी एक का रेशियो निकालना है तो छोटी के रेस्पेक्ट में बड़ी का निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना। तो छोटी वाली ट्रायंगल का हम लेते हैं परपेंडिकुलर, वो क्या है आपका सी डी, तो अपोन में बड़ी वाली का परपेंडिकुलर ही लेंगे, ठीक है ना। कोरस्पॉन्डिंग साइडों का मतलब यही है कि इसका परपेंडिकुलर अपोन में इसका परपेंडिकुलर, इसका बेस अपोन में इसका बेस बड़ी वाली का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं छोटी वाली का परपेंडिकुलर सीडी से लिखा है, बड़ी वाली का परपेंडिकुलर किससे लिखा है हमने, ए बी से। तो इनका रेशियो किसके इक्वल होगा, इनके कोरस्पॉन्डिंग, और बाकी की जो साइडें बची तो देख सकते हैं आप, आपको dx अपॉन dt गिवन है, dy अपॉन dt आपको निकालना है। तो क्या इस साइड का कोई रोल रहा, नहीं रहा ना, तो इसको तो लिखने की आवश्यकता है नहीं। एक तो परपेंडिकुलर आपको गिवन थे इसलिए मैंने इसका रेशियो लिखा, और दूसरा ये आपको निकालनी है, मतलब अननोन टर्म्स है, इनको आपको फाइंड करना है। तो हमें इनमें ही रेशियो चाहिए, मतलब बेस और परपेंडिकुलर में रेशियो चाहिए, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप लिख भी देते हैं तो गलत नहीं होगा। तो जो छोटी वाली ट्रायंगल है उसका बेस ले लेते हैं, छोटी वाली ट्रायंगल का बेस क्या है आपके पास, सीओ, और बड़ी जो ट्रायंगल बनी आपकी ए ओ बी, इसका बेस क्या हो जाएगा, एओ। तो ये जो रेशियो है ये इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कैसी है, सिमिलर। ऐसे ही थर्ड साइड का रेशियो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि ना तो वो हमें गिवन है और ना ही हमें फाइंड करनी है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज की बात कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो चलिए इनकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो सीडी आपको कितना गिवन है, सीडी आपको गिवन है 1.6, तो मैंने यहां पर लिख दिया 1.6। एबी कितना गिवन है भाई, एबी आपको गिवन है 6। सीओ को हमने लेट कर रखा है, आप देख सकते हैं सीओ को हमने क्या लेट कर रखा है, वाई, और एओ, ए से ओ, तो ए से ओ आपका क्या हो जाएगा भाई, ये इतना एक्स है और इतना है वाई, तो ए से ओ कंप्लीट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ आपका एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए डेरिवेटिव करने के लिए हमें भी पता था भाई हमें डीवाई अपॉन dt की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमें इसके लिए कोई रिलेशन तो चाहिए, डेरिवेटिव करने के लिए कोई फंक्शन तो चाहिए। अब इसका कोई फॉर्मूला थोड़ी ना होता है कि उठाया फॉर्मूला लगा दिया, वैसे भी इसके एरिया वेरिया की कोई बात ही नहीं हो रही थी, ठीक है ना। एरिया की बात हो रही होती तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला है हमारे पास एरिया के लिए, इसने तो खाली साइड की बात की थी, ठीक है। तो हमें साइड में रिलेशन निकालना था, इसीलिए मैंने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट लगाया, ठीक है। अब रिलेशन आपके पास लगभग बन चुका है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो 6 को मैं y से करूंगा, क्या हो जाएगा भाई 6y, ठीक है, और 1.6 को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.6x, और 1.6 को y से करेंगे तो 1.6y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 6 को y से और 1.6 को इन दोनों से, ठीक है। अब y की टर्म को एक तरफ कर लें आप, ये y की टर्म है इसको मैं इधर ले आता हूं, तो यहां पर हो जाएगा 6y माइनस 1.6y, प्लस का था इधर आया माइनस का हो गया, उधर बचा है 1.6x, ठीक है। अब देखिए 6 में से इसको आप माइनस करेंगे ना तो आपके पास बचेगा 4.4, ठीक है, 4.4 बचेगा। 6 में से 1.6 को माइनस करेंगे तो, ठीक है भाई, और इक्वल टू में कितना बचा है हमारे पास 1.6x, ठीक है। अब देखिए x और y में आपके पास रिलेशन आ गया है, एक इक्वेशन सी बन गई है, तो इसका डेरिवेटिव अब हम कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो 4.4 तो आपका कांस्टेंट है, ये एज इज रहेगा। y का क्या हो जाएगा भाई, dy अपॉन में dt इक्वल्स टू 1.6 भी एज इज रहेगा। x का क्या हो जाएगा, dx अपॉन में dt, ठीक है, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का dy अपॉन dt और x का dx अपॉन dt होगा, ठीक है। सेम चैप्टर पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ गए होंगे। ये दोनों ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, तो इसकी वैल्यू तो हम रिप्लेस कर देते हैं 4.4 dy अपॉन में dt इक्वल्स टू
1.6, इसका डेसिमल पॉइंट हटा के मैंने 10 लिख दिया है। ठीक है भाई, इसका डेसिमल पॉइंट हटा दिया है। और dx अपॉन dt की वैल्यू आपको गिवन है 1.1, तो इसका भी डेसिमल पॉइंट हटा करके मैं 11/10 लिख देता हूं। क्लियर है, dx अपॉन dt की वैल्यू ये थी, यहां पर रिप्लेस की, डेसिमल पॉइंट हटा दिया है। अब मुझे तो dy अपॉन dt निकालना था, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी मैं उधर भेज देता हूं। तो वहां पर हो जाएगा मेरे पास, यहां बचेगा dy अपॉन में dt और इक्वल्स टू में मेरे पास था 16/10 इंटू 11/10। और ये भाई मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो कहां पर लिखा जाएगा, अपॉन में, और इसका डेसिमल भी मैंने हटा के ऊपर लिख दिया है। क्लियर है, मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हुआ, डेसिमल पॉइंट हटा दिया है। अब कैंसिल हो रहे, कैंसिल कर सकते हैं आप, 10 से 10 कैंसिल हो गए, 11 1 जा, और 11 से 4 पर ये कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो आपके पास जो यहाँ पर बचा है वो बचा है आपका dy अपॉन में dt इक्वल्स टू कितना बचा हुआ है भाई, 4/10 बचा हुआ है। ठीक है, 4/10। तो मैं इसमें वापस डेसिमल पॉइंट लगा देता हूं, क्योंकि कंप्लीटली तो कैंसिल आउट होगा नहीं, तो डेसिमल में लिख देते हैं। तो एक डिजिट छोड़ करके डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो 0.4, और ये किसमें था आपका, मीटर में था। देखिए मीटर पर सेकंड था ना यूनिट, तो इसकी भी यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर वो बंदा 1.1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो उसकी जो शैडो है, उसकी जो परछाई है, वो 0.4 मीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज होगी, मतलब बढ़ेगी। ठीक है, तो यही चीज हमें कैलकुलेट करनी थी। यहाँ पर सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल का कंसेप्ट इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो पूछा गया था वो लेंथ की बात हो रही थी और लेंथ वगैरह को लेकर के हो। ठीक है, इसीलिए हमने सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल का कंसेप्ट यहाँ पर यूज किया। ठीक है भाई, तो जब भी ट्रायंगल इस टाइप के फिगर बने, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बने या किसी भी प्रकार के ट्रायंगल बने और उनकी साइडों में कुछ रिलेशन पूछा जाए, तो वहां पर आप यही वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, बता देता हूं। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो इसमें भी एक नई चीज हमें सीखने को मिलेगी, जिसमें थोड़ा चेंज होता है, वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। तो देखिए क्या, इसमें रेडियस ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर के रेडियस की बात हो रही है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब सिलेंडर का जो रेडियस होता है ना, वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। किस रेट से चेंज हो रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से चेंज हो रहा है। एंड इट्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड या फिर हाइट भी कह सकते हैं आप। ठीक है, इज डिक्रीजिंग, देखिए वो इंक्रीज हो रहा था और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इस पर ध्यान दें आप। एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आपको मैं बता देता हूं, जो चीज इंक्रीज होती है ना उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो डिक्रीज होती है ना उसको कैसा लेंगे, नेगेटिव। ये बात याद रखें, जब भी आपको डिक्रीजिंग लिखा हुआ मिले, मतलब कोई चीज डिक्रीज हो रही हो, तो उसकी वैल्यू को आपको नेगेटिव लेना है। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के अंदर आपको चेंजमेंट निकालना है। कब निकालना है, जब रेडियस कितना हो, 3 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड कितना हो भाई, 5 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो देखिए बात हो रही थी यहाँ पर सिलेंडर की, तो सिलेंडर के रेडियस की बात हुई और किसकी बात हुई, एल्टीट्यूड की। तो दोनों को हम लेट कर लेते हैं। तो लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर भाई आर लेट कर लिया है। ठीक है हमने, साथ ही हम एल्टीट्यूड को भी लेट कर लेते हैं, या फिर हाइट भी बोल सकते हो आप। तो एल्टीट्यूड ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, ये एच से डिनोट कर देते हैं। ठीक है ना, हाइट में पहला अल्फाबेट एच होता है, इसलिए एल्टीट्यूड भी हाइट ही होती है, तो इसलिए हमने एच से डिनोट कर दिया इसको। अब बात हुई थी वॉल्यूम की, तो लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर के वॉल्यूम को हमने किससे डिनोट कर दिया भाई, वी से। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या बोला गया था, मतलब फाइंड क्या करना था आपको, तो बोला है देखिए फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंजमेंट निकालना है। तो वॉल्यूम होता क्या है सिलेंडर का, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर हम कर देते हैं इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसी में हमें चेंजमेंट निकालना है। तो दो बातें यहाँ पर नई आपको सीखने को मिली। एक तो ये मिली है कि डिक्रीजिंग जब भी आए तो वैल्यू को कैसा लेना है, नेगेटिव। और दूसरी यहाँ से सीखने को मिलेगी, यहाँ पर आपके पास डबल वेरिएबल है। ठीक है, 2 वेरिएबल है, आर भी आपका वेरिएबल है और एच भी वेरिएबल है। तो आप कहोगे कैसे, देखिए वेरिएबल किसको बोलते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, बदलती रहे। तो आर भी आपका बदल रहा है, रेडियस भी चेंज हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से, एच भी आपका चेंज हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से। तो इन दोनों की वैल्यू चेंज हो रही है, तो क्या बोलेंगे, दोनों को वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है ना, तो v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dv अपॉन में dt। यहां पर आपका पाई जो है वो कांस्टेंट है, और इसका डेरिवेटिव, इन दोनों का डेरिवेटिव कैसे होगा। तो आपने 7th चैप्टर में पढ़ लिया था dy dx ऑफ
u इंटू वी। ठीक है, u इंटू वी की प्रॉपर्टी थी हमारी, u इंटू वी से ही पढ़ाया था मैंने, आप x इंटू वाई से कैसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो दो टर्म जब भी इंटू में आती थी ना, तो ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते थे। और ये प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट टर्म आपकी एच डीज रहेगी और सेकंड का क्या हो जाएगा भाई, डेरिवेटिव, प्लस सेकंड एच डीज रहेगी और फर्स्ट का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। अब इसको आप कैसे याद करें, u इंटू वी को रट लें, ऐसे रटें भाई, u एच डीज वी का डेरिवेटिव, v एच डीज या u का डेरिवेटिव। या इससे भी सिंपल ये रहेगा, बस दिमाग में एक छोटी सी बात रखनी है कि 1 by 1 दोनों का करना है, तो फर्स्ट को एच डीज रख लो, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड को एच डीज रख लो, फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, तो u इंटू वी आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पाई आपका कांस्टेंट है एच डीज, दो टर्म इंटू में आई, तो फर्स्ट को मैं एच डीज लिख रहा हूं, h का डेरिवेटिव कर रहा हूं, तो h का क्या हो जाएगा भाई, डी एच अपॉन डी टी, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, अब की बार क्या होगा, h आपका एच डीज रहेगा और डेरिवेटिव हमें किसका करना है, डेरिवेटिव हमें करना है अब की बार आर स्क्वायर का, तो मैंने ये आर स्क्वायर यहां पर लिख दिया है। किया नहीं है, इसका डेरिवेटिव अगले स्टेप में करता हूं मैं। तो देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, पाई आपका कांस्टेंट था, एच डीज लिख रखा है, यहां से आर स्क्वायर हो गया और क्या हो गया भाई, डी एच अपॉन में डी टी, प्लस यहां पर h आपका एच डीज रहेगा आर स्क्वायर का, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा भाई, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2r। लेकिन r का क्या होगा, r का होगा dr अपॉन dt। ठीक है, ये तो आर स्क्वायर का हुआ है। तो फाइनल आपके पास ये आ गया है, dv अपॉन में dt की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है भाई, ये आ गई है आपके पास पाई, बाहर था हमारे पास आर स्क्वायर डी एच अपॉन में dt, प्लस नंबर को अक्सर हम आगे लिख देते हैं, तो 2 को मैं पहले लिख देता हूं, 2h और r, और इनटू में क्या था, dr अपॉन dt। ठीक है, यही सेम चीज लिखी है, बस मैंने 2 को पहले लिख दिया है। ठीक है, नंबरों को हम पहले लिख देते हैं। अब देखिए ये वैल्यू मैंने लिखी नहीं है, आप लिख के बताना चाहें बहुत अच्छी बात है, नहीं वरना सीधा भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों की वैल्यू आपको गिवन है, बट dh अपॉन dt मतलब एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड को कैलकुलेट किया था, तो एल्टीट्यूड में चेंजमेंट, और वो आपको गिवन था कितना, 3 सेंटीमीटर। लेकिन ये डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, तो इसका मतलब dh अपॉन dt की वैल्यू हमें कितनी गिवन है भाई, -3 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। उसके बाद रेडियस में चेंजमेंट भी आपको गिवन है, कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर। तो dr अपॉन dt की वैल्यू हमें कितनी गिवन है भाई, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये इंक्रीज हो रही है, तो प्लस का साइन कोई लगाना जरूरी नहीं होता है, आपको पता है ये। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यू को रिप्लेस करें, बाकी बाद में देखते हैं। तो पाई आपका एच डीज है, आर स्क्वायर मैंने सेम लिख दिया है, डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू -3 थी मेरे पास, प्लस 2h को मैं सेम लिख देता हूं, और dr अपॉन dt की वैल्यू मेरे पास कितनी थी भाई, 2। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, तो यहां पर है मेरे पास पाई, -3 को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और h r हो जाएगा आपके पास। अब इसमें आप r और h दिख रहा होगा आपको। ठीक है, उन दोनों की वैल्यू भी आपको गिवन है। यहां पर देखिए रेडियस आपको r की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड यानी कि h आपको कितना गिवन है, 5। तो हम पुट कर देते हैं इसके अंदर, r इक्वल्स टू कितना गिवन है भाई, 3 सेंटीमीटर, और h इक्वल्स टू आपको कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो इन दोनों को हम रिप्लेस कर देते हैं और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए रिप्लेस कर रहे हैं, तो क्या होगा, इधर था हमारा, इधर चल रहा था भाई dv अपॉन में dt इक्वल्स टू था हमारे पास पाई, फिर -3 था। ठीक है, यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू आपकी 3, और r का यहाँ पर स्क्वायर था, तो इसका भी मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वायर प्लस 4h कितना है हमारे पास 5, तो यहाँ पर मैंने 5 रिप्लेस कर दिया है। r कितना था, r आपके पास 3 था, तो ये भी 3 रिप्लेस कर दिया भाई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर पाई 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3, 3 का मतलब कितना हो गया 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 60। ठीक है, तो 60 आ गया आपके पास यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं एक प्लस का एक माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 60 में से 27 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा 33, वो भी किसका बचेगा, प्लस का। ठीक है भाई, तो आपके पास फाइनल क्या आ गया है 33, एक नंबर है, इसको मैं आगे लिख देता हूँ और पाई को बाद में लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या निकाला है, वॉल्यूम, इसलिए क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, और टाइम की यूनिट क्या है भाई, सेकंड। तो वॉल्यूम आपके पास क्या आ गया, 33 मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, तो इसमें दो नई बातें सीखने को मिली, एक तो डिक्रीजिंग जब भी आए तो वैल्यू कैसी लेनी है, नेगेटिव लेनी है, और दूसरा आपने देखा कि दो टर्म इनटू में जब भी आएगी
ठीक है, दो वेरिएबल इनटू में जब भी आएंगे तो उसके अंदर हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, u इंटू वी की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन करने के लिए, डेरिवेटिव करने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 और बता देता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा ये हमारे लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग कई बार पूछा जा चुका है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो हार्ड नहीं लगेगा आपको। ठीक है, तो क्या है, वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कोनिकल फनल। आपने फनल वगैरह देखा होगा, ठीक है, तेल वगैरह डालने के लिए यूज करते थे हम, तो वो कैसी शेप का होता है, कोन की शेप का होता है भाई। उसके अंदर नीचे वर्टेक्स में, बॉटम में क्या होता है, एक टीनी होल होता है। देखिए यहाँ पर बताया भी है, एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, उसमें से पानी स्पीड से डिक्रीज हो रहा है। तो ये आपको क्या गिवन है, वॉल्यूम में चेंजमेंट गिवन है। देखिए यूनिट को देख के भी पता लग रहा है सेंटीमीटर क्यूब, तो क्यूब किस लिए यूज किया जाता है, वॉल्यूम के लिए, यानी कि ये वॉल्यूम में चेंजमेंट आपको गिवन है। और वॉल्यूम को लिखेंगे v से, यानी कि dv अपॉन dt की वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, थ्रो ए टीनी होल। ठीक है, तो टीनी होल मतलब उसके वर्टेक्स में नीचे क्या होता है, एक होल होता है, टीनी होल एट द वर्टेक्स इन द बॉटम। ठीक है, व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर इज 3 सेंटीमीटर, जो उसके अंदर पानी भरा हुआ है ना ऑलरेडी, उसकी जो स्लैंट हाइट है, ठीक है, स्लैंट हाइट मतलब त्रियक ऊंचाई, सीधी ऊंचाई नहीं, तिरछी ऊंचाई। ठीक है, तो वो आपको कितनी गिवन है भाई, 3 सेंटीमीटर गिवन है। साथ ही आपको क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द स्लैंट हाइट, मतलब स्लैंट हाइट में आपको चेंजमेंट निकालना है। चेंजमेंट किस में निकालना है, स्लैंट हाइट में। और बता देता हूं, स्लैंट हाइट को हम एल से डिनोट करते थे 10th क्लास के अंदर, तो यहां पर भी एल से लिखेंगे, यानी कि आपको क्या निकालना है, dl अपॉन dt निकालना है। अगर स्लैंट हाइट को मैं l से लिखता हूं तो हमें क्या निकालना है, dl अपॉन dt निकालना है। ठीक है भाई, गिवन दैट द वर्टिकल एंगल ऑफ द फनल इज 120 डिग्री, अगर उसका जो वर्टिकल एंगल है वो कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से मोटा मोटा क्वेश्चन बता देता हूं। क्या है, हमारे पास एक फनल है, ठीक है, जो कैसी शेप का है, कोन की शेप का है। ठीक है, साथ ही साथ स्केच भी बनाते चलते हैं भाई। एक कोन की शेप का है, ऐसा है, और उसके बॉटम में क्या है, टीनी होल है, जिसमें से क्या हो रहा है भाई, वाटर निकल रहा है। ठीक है, मान लीजिए यहां तक इसमें वाटर फिल है, तो जिसमें जितना वाटर होगा भाई, जिसमें भी डला हुआ होगा, कोन में डला हुआ है, तो इस वाटर की जो शेप होगी वो कैसी होगी, कोनिकल शेप होगी, मतलब कोन में डला है तो कोन की शेप ले लेगा। वाटर की प्रवृत्ति ऐसी है कि अगर गिलास में डालोगे तो गिलास की शेप में रहेगा, वो बाल्टी में डालोगे बाल्टी की शेप का रहेगा। ठीक है, कोन में डाल दिया तो कोन की शेप का रहेगा। तो ये जो होती है ना, इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, इसको मैंने क्या लेट कर लिया है, एल लेट कर लिया है। क्लियर है भाई। और ये जो होती है यहां से सीधी जो हम देखेंगे वो आपकी क्या होती है, हाइट होती है। ठीक है भाई, तो ये पूरी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ये लीजिए, यहां पर मैंने ये पूरा दिखा दिया है। और यहाँ जो ये होता है ना, यहां से यहां तक, इस सेंटर तक, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, इस हाइट को हमने क्या नाम दे दिया है, एच से लेट कर लिया हमने हाइट को। ठीक है, तो ये जो तिरछी दिखाई दे रही है, स्लैंट हाइट, ये सीधी दिखाई दे रही है, ये आपकी हाइट हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, रेडियस। मैंने कोन को थोड़ा उल्टा करके बनाया है। ठीक है ना, आइसक्रीम की शेप में होता है कोन, आपको पता है अच्छे से। तो यह इसमें यही चीज है कि ये कोन दिया हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, या नीचे होल है, इससे पानी निकल रहा है, किस रेट से निकल रहा है, 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से निकल रहा है। ठीक है, जो ये पानी की स्लैंट हाइट है वो आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर। ये एल की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या करना है, साथ ही इसका वर्टिकल एंगल, ये वाला एंगल कितना गिवन है भाई, 120 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो 120 डिग्री गिवन है। आपको करना क्या है, आपको निकालना है dl अपॉन dt की वैल्यू, क्योंकि इसमें से पानी निकलता रहेगा तो ये भी तो डिक्रीज होगी, तो ये किस रेट से डिक्रीज होगी ये आपको निकालना है। क्लियर है क्वेश्चन। अब देखिए, जो ये वर्टिकल एंगल होता है, ये पूरा ये वाला होता है वर्टिकल एंगल। ठीक है, ये कंप्लीट एंगल कितना दिया हुआ है, 120, लेकिन मुझे पूरा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो इस ट्रायंगल पर काम करूंगा, तो इसलिए मैं हाफ ही दिखा देता हूं। कंप्लीट है 120, तो हाफ कितना हो जाएगा, 60 नहीं हो जाएगा। हाफ कितना हो जाएगा भाई, ये 60 हो जाएगा। इस ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं, ये ए, ये आपका ए, और ये हो जाएगा बी। ठीक है, ओ ए बी, इस ट्रायंगल का नाम दे दिया। तो मुझे केवल ये वाली ट्रायंगल यूज करनी है। वो क्यों यूज करनी है अभी आपको पता लगने वाला है सॉल्यूशन में। ठीक है, तो कम, ये वर्टिकल एंगल पूरा कितना था, 120 था, तो सेमी वर्टिकल कितना होगा, 60 होगा। एक तरीके का क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन इस टाइप का और भी मिलेगा, उसमें सेमी वर्टिकल एंगल आपको गिवन है, तो ध्यान रखें वो पहले ही हाफ है, कभी उसको भी आप हाफ कर दो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो सभी चीजें लेट कर लेते हैं। तो लेट स्लैंट हाइट ऑफ फनल, स्लैंट हाइट ऑफ फनल क्या लेट कर लिया भाई, एल। ठीक है, उसके बाद रेडियस ऑफ फनल,
या रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ फनल, डबल एन आता है यहां पर, फनल क्या ऐड कर लिया है भाई आर, और हाइट ऑफ फनल क्या हो जाएगी एच। ठीक है, तो ये पूरी इसकी ये फनल मान लीजिए आपका इतना ही है, इसको आप भूल जाइए 2 मिनट के लिए, मान लीजिए फुल ही भरा है आपका पानी से। ठीक है, वरना कंफ्यूजन रहेगा, इससे थोड़ा मैं इसको हटा ही देता हूं। ये आपका कोन ही अब भी, ठीक है ना, तो ये फुल ही भरा है, ऐसे समझ लीजिए आप। तो इन सभी चीजों को मैंने रेडियस को क्या लेट कर लिया है, आर लेट कर लिया है, हाइट क्या लेट कर लिया है एच, और स्लैंट हाइट क्या हो गई है एल हो गई। अब आपको गिवन क्या था, वॉल्यूम गिवन था, वॉल्यूम में चेंजमेंट गिवन था। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ फनल। ठीक है, तो V जो है वॉल्यूम लेट कर लिया हमें, तो वॉल्यूम का के अंदर चेंजमेंट हमें गिवन है, तो लिख देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ फनल। ठीक है, फनल का जो वॉल्यूम है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, तो किससे लिखेंगे भाई, वॉल्यूम को V से लिखते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो dV अपॉन dt, और dV अपॉन dt की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड गिवन है। ठीक है, निकालना क्या है आपको निकालना है स्लैंट हाइट में चेंजमेंट, मतलब आपको dl अपॉन dt की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या निकालना है, dl अपॉन dt। ठीक है, टारगेट ये है हमारा। अब भाई किससे निकाले, कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तो जिसकी वैल्यू गिवन होती है ना हमेशा वही फॉर्मूला यूज करते हैं हम। किसकी वैल्यू गिवन है, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है, कोन का जो वॉल्यूम होता है, कोन की शेप में है। ठीक है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। अब आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे से कि यहाँ पर तो एल है ही नहीं, तो डीएल अपॉन dt कहां से निकाले हम। बिल्कुल आपकी सही बात है, यहां से हम डीएल अपॉन dt नहीं निकाल पाएंगे, तो क्या करें भाई, आर और एच की जो वैल्यू है वो हम किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मतलब आर और एच की वैल्यू दोनों हम एल की फॉर्म में निकालेंगे और यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, फिर यहाँ पर एल आएगा, फिर डेरिवेटिव करेंगे। तो फिलहाल के लिए इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे। ठीक है, थोड़ा सा सोच के चलना पड़ेगा, आपको डीएल अपॉन dt निकालना है, लेकिन एल यहाँ पर है नहीं। क्लियर है, तो कहां से आएगा डीएल अपॉन dt जब एल ही नहीं है, तो पहले आपको आर और एच की वैल्यू निकालनी है और उनको यहां पर रिप्लेस करना है, तब एल आएगा। अब वो कहां से निकालेंगे, वो ट्रायंगल से निकालेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल कौन सी वाली यूज कर रहे हैं हम, यहां पर ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, ये लिख देता हूं मैं इन ट्रायंगल, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट नाम दे लें। ट्रायंगल का नाम मैंने पहले दे दिया था, क्या था आपके पास, AOB। ठीक है, इस ट्रायंगल का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है भाई, किसका यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। कैसे पता लगा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, क्योंकि एंगल गिवन है। ठीक है, तो एंगल किस में काम करेगा, ट्रिग्नोमेट्री में काम करेगा। जब भी आपको एंगल गिवन हो तो ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए ध्यान से समझना। ठीक है, आपको क्या करना है, आर की वैल्यू निकालनी है। अगर आपने 10th क्लास की वीडियो हमारी देखी है, ठीक है, तो आपको पता होगा, और नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, किसी भी ट्रायंगल में जो साइड आपको फाइंड करनी होती है ना, उसको हम लिखते हैं ऊपर। तो फिलहाल मैं आर की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो आर जो है वो OA पर लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको, कहां पर लिखा हुआ है भाई, OA पर लिखा हुआ है। और जो गिवन होता है ना उसको हम लिखते हैं नीचे। तो आपको आर की वैल्यू निकालनी है, वो साइड आप ऊपर लिखेंगे, और आपको किस में निकालनी है, एल में निकालनी है। तो एल वाली जो साइड है वो कहां पर लिखेंगे, आप नीचे लिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि एल तो यहां पर लेट किया है, ये क्यों लिखा, तो ये भी तो आपकी एल ही है, दोनों स्लैंट हाइट है। ठीक है, ये एल है तो ये भी क्या होगी, एल होगी। तो मुझे आर की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, इसलिए मैंने आर वाली जो साइड है हमारी, मतलब रेडियस जो है आपका, वो मैंने ऊपर लिखा, और एल में वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि मुझे आर और एच दोनों को एल में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने वो साइड नीचे लिखी है। अब आप देख ले कि ये बना क्या, OA जो है, OA देखिए, ये जो है ना आपका OB, ये क्या होगा, ट्रायंगल का बेस होगा। देखिए, कोई भी जो ट्रायंगल होती है उसमें बेस किसको बोलते हैं हम, जिस पर एक 90 डिग्री का एंगल और एक एक्यूट एंगल हो। ठीक है, उसको आप क्या बोलते हैं, बेस। जिस पर एक 90 डिग्री का एंगल और एक एक्यूट एंगल होता है उसको हम बेस बोलते हैं। जो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आप बताएं मुझे, OB जो है, OB वो क्या होगा, बेस होगा। भाई ध्यान से देखें, OB क्या होगा, बेस। ठीक है ना, क्योंकि इस पर ये 90 डिग्री का एंगल और ये एक्यूट एंगल गिवन है, तो OB आपका होगा बेस, और OA क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो OA जो हुआ आपका क्या हुआ, परपेंडिकुलर, और AB क्या होगा भाई, 90 के सामने वाली जो लाइन होती है ना वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो 90 के सामने ही तो है आपका AB, और AB क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज हुआ। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, H लिखूंगा। यहां तक क्लियर है। अब इनकी मैं वैल्यू रिप्लेस कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि OA जो है आपका, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, R है,
तो मैंने लिख दिया यहाँ पर R। फिर AB है, AB की वैल्यू आपके पास क्या है भाई, L है, ठीक है। और ये देखें ये आपका क्या बना, तो आपने पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। इससे आपको पता लग जाएगा क्या बना। तो P/H, तो P/H क्या बनता है आपका, साइन। सोना चांदी तोले पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो P/H आपका क्या बना भाई, साइन। क्लियर है, तो साइन बन गया हमारा ये P/H क्या बन गया आपका, साइन। तो यहां पर मैं लिखूंगा साइन थीटा, और थीटा कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री R/, में क्या हो जाएगा L tan साइन 60 की वैल्यू क्या होगी भाई, साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2, ठीक है। तो यहां से मुझे R निकालना था, R आपका क्या हो जाएगा, यहां से R हो जाएगा, देखिए L डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो √3/2 इंटू L। तो R की वैल्यू आपके पास क्या हो गई है, √3/2 इंटू L हो गई है, ठीक है। R की वैल्यू तो आ गई। अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, H की निकालनी है भाई। तो H की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए H की वैल्यू निकालने के लिए भी सेम यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री का आप यूज करते हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके किसी भी साइड को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें अब की बार क्या फाइंड करना है, H फाइंड करना है, मतलब OB फाइंड करना है, ठीक है ना। यही तो है आपका H, OB फाइंड करना है। तो OB को मैं ऊपर लिखूंगा, किसकी फॉर्मेट में फाइंड करना है, मतलब किसकी फॉर्म में वैल्यू फाइंड करनी है, L की फॉर्म में वैल्यू फाइंड करनी है। और L आपका क्या है, ये AB साइड है, ठीक है। तो जो निकालना हो, जो फाइंड करना हो वो ऊपर लिखेंगे, जिसकी फॉर्म में फाइंड करना हो तो वो क्या लिखेंगे, कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है भाई। तो OB जो है वो ट्रायंगल की क्या हुई, OB अभी बताया था, मैंने समझाया था आपको कि OB पर एक 90 डिग्री का एंगल और एक एक्यूट एंगल गिवन है, तो OB आपका क्या होगा, बेस होगा। और AB तो मैंने बताया था भाई 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि वैल्यू रखेंगे इधर, तो OB आपका क्या है भाई, OB आपका है H लेट कर रखा है OB को हमने, ठीक है ना। इस H का मतलब हाइपोटेन्यूज है, इस H का मतलब हाइट को हमने किससे लिखा था, H से। अच्छा OB हो गया H, AB क्या है आपका, AB आपका जो है वो क्या है, L है, ठीक है। AB को हमने क्या लेट कर रखा है, स्लैंट हाइट है आपकी AB, और उसको हमने किससे लिख रखा है, L से। और B/H क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद से याद करें आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो B/H क्या हुआ, कोस हुआ ना। तो B/H क्या हो जाएगा आपका कोस, और थीटा कितना था भाई 90 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर कोस 60। अब कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो यहां से मुझे H निकालना था, 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉरी L यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, तो इधर आके क्या होगा भाई, मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास H की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 1/2 L आ गई है, ठीक है। बहुत सी चीजें नई आपको यहाँ पर सीखने को मिल रही होगी। वैसे ये 10th क्लास का कंसेप्ट है, पहले आप पढ़ चुके हो इसको, ठीक है। तो देखिए ऐसा करके हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हमने R और H दोनों की वैल्यू किसकी फॉर्म में निकाल ली है, L की फॉर्म में निकाल ली है। H की वैल्यू 1/2 L हो गई और R की वैल्यू √3/2 L हो गई, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, और इस इक्वेशन फर्स्ट में हम R और H दोनों की वैल्यू रख देंगे भाई। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/3, फिर क्या था आपके पास पाई, फिर R की वैल्यू कितनी है भाई, R की वैल्यू है हमारे पास √3/2 L, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं R का स्क्वायर है, तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। फिर आपके पास क्या है H, और H कितना है 1/2 L, ठीक है। तो इस इक्वेशन फर्स्ट में मैंने R और H की वैल्यू रख दी है, ठीक है। इसको मिटा देता हूं, आगे सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, V आपका HT है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो उसके बाद आपको डेरिवेटिव करना है। तो 1/3 पाई आपका HT है, √3 का स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा भाई 3, 2 का स्क्वायर करूंगा 4, L का स्क्वायर करूंगा L स्क्वायर, ठीक है। सभी का स्क्वायर कर दिया मैंने, और यहाँ पर क्या बचा है मेरे पास 1/2 L, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, आप देख सकते हैं 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो V इक्वल टू एक तो ये पाई बचा है न्यूमिनेटर में, ठीक है, और कुछ न्यूमिनेटर में नहीं बचा, एक L स्क्वायर बचा हुआ है, पाई और L स्क्वायर बचा है, और सॉरी एक L ये भी था, तो L स्क्वायर और इंटू L क्या हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा, ठीक है भाई। जो L यहाँ पर थे, एक यहाँ पर था, क्यूब हो गया, और डेनोमिनेटर में 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना हो गया 2 4 जा 8, ठीक है। तो ये हमने वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट कर लिया है, L के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास dL/dt जरूर आएगा, जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है।
तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। देखिए कोई रटने वाली बात नहीं है, वॉल्यूम हमें गिवन था, dl अपॉन dt निकालना था, लेकिन वॉल्यूम का जो फॉर्मूला था वो r और h में फॉर्म में निकाल ली ताकि उनको हम रिप्लेस करें और हमारे पास वॉल्यूम में क्या मिल जाए, L मिल जाए। ये भी आपका वॉल्यूम ही है कौन का, लेकिन किस में है, L में है। ठीक है, आपको केवल L की वैल्यू इसमें रखनी है, वॉल्यूम आ जाएगा, लेकिन हमें वॉल्यूम नहीं निकालना, हमें तो dl अपॉन dt निकालना है और उसके लिए इसका हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। तो v का जो है वो हो जाएगा dv अपॉन में dt, पाई अपॉन 8 आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो पाई अपॉन 8 आपका एलटीज रहेगा। तो क्या है, dv अपॉन dt हो गया हमारा पाई बाई 8 जो कि कांस्टेंट है, एलटीज रहेगा, और एल क्यूब का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3l स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स क्यूब का जैसे 3x स्क्वायर होता है, डेरिवेटिव किया है, पावर आगे गई, पावर में से 1 माइनस करेंगे 2 बचेगा। ठीक है ना, और साथ ही क्या बचेगा, dl अपॉन dt। तो dv अपॉन dt की वैल्यू आपको गिवन है 4, तो यहाँ पर मैं रिप्लेस कर देता हूँ, 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां से हो गया 3 पाई और अपॉन में 8, ये 3 मैंने ऊपर लिख दिया, 8 अपॉन में था। L की वैल्यू आपको गिवन है, L की वैल्यू आपको कितनी गिवन है भाई, 3, तो यहाँ पर L की वैल्यू भी आप रिप्लेस कर दे, तो L की वैल्यू मैंने 3 रिप्लेस कर दी, L का स्क्वायर था तो इसका भी क्या कर दिया, स्क्वायर, और साथ में क्या था, dl अपॉन dt। ठीक है, अब यहां से हमें dl अपॉन dt की वैल्यू निकालनी है बस। तो ये देखिए इधर आके क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, 8 अपॉन में 3 पाई हो जाएगा, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और dl अपॉन में dt। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो मैं इधर ही लिख देता हूँ इसको भी, तो यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा ये। ठीक है भाई, तो 3 पाई अपॉन 8 इधर आके रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर भाई हमारा क्या था, 3 का स्क्वायर हो गया था 9 जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है ना, इधर आके क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है, तो यहाँ पर 8 4 जा क्या हो गया 32, और 3 9 जा कितना हो जाएगा 27, और साथ में आपके पास क्या था, पाई, और इक्वल्स टू क्या है, dl अपॉन dt। ठीक है, तो ये आपके पास dl अपॉन dt की वैल्यू आ गई है, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, dl अपॉन dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 32 अपॉन में 27 पाई, L है लेंथ है तो खाली किससे लिखी जाएगी, सेंटीमीटर से, और पर सेकंड। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक लाइन और आप लिख दें यहाँ पर कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लैंट हाइट ऑफ, क्या लिखेंगे, क्या था, कोनिकल फनल। ठीक है, या फिर वाटर की भी लिख सकते हैं, तो कितनी होगी, 32 अपॉन 27 पाई। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।